Greeting students, welcome back to class. It's NCERT solution chapter 2 from trade to territory. Match the following is the first question. दीवानी, वैसे ही हमें पता होना चाहिए दीवानी है क्या। वैसे दो तरह की अदालतें भी थी, दीवानी और फौजदारी, लेकिन दीवानी एक प्रकार से जो है राइट था क्या करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का या रिवेन्यू को कलेक्ट करने का। तो ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता है, तो इट विल मैच विद फर्स्ट। फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत में क्रिमिनल केसेस होते थे और इट विल बी विद दिस वन। रानी चन्नम्मा एंड लेड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर, तो किटूर में मूवमेंट किया था इन्होंने और 1824 में इनको अरेस्ट किया और 1829 में इनकी डेथ हो गई थी जेल के अंदर ही। और सिपाही से सिपोही बना है ब्रिटिश के अंदर, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्यूस्ट ऑफ बंगाल विद द बैटल ऑफ प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर, डेफिनेटली मैसूर के रूलर थे ये। और ब्रिटिशर ने जो है कॉन्क्यूस्ट यानी टेरिटरी एक्वायर करना प्लासी के साथ स्टार्ट कर दिया था। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट इज द वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी। नहीं जी, 18th सेंचुरी में वो ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं थे, क्योंकि 1707 में किसकी डेथ हो गई? औरंगजेब की डेथ के बाद वो वीकर होना स्टार्ट हो गए थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। इट्स ऑल्सो फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर डच भी थे, पुर्तगीज भी थे और फ्रेंच भी थे। Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. It's true, he was. The British did not introduce administrative changes in the territory they acquired. It's false. They make the changes. The next is, students, that is question 4th. What attracted European trading companies to India? यानी ऐसा क्या था इंडिया के अंदर के जिस वजह से उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया और ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में इसको चूज किया था। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स। द फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग विद इंडिया वॉज हाईली प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटेबल टू द बिजनेसमैन इन यूरोप। सेकेंड पॉइंट, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी परचेज गुड्स एट चीपर रेट एंड सोल्ड देम इन द यूरोपियन एट द हायर प्राइस। तो इसके बीच का जो गैप था दैट इज प्रॉफिट। The fine quality of cotton silk produced in India had a big market in the Europe. तो यहाँ से जो है रॉ मटेरियल ले जाकर उसको एक प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यूरोप में बेचा जाता था। इंडियन स्पाइसीज लाइक द पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम्स, इस तरीके के जो मसालेज वगैरह थे या गुड्स थे उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and East India Company? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में झगड़े किन चीज़ों कर लेके होते थे? In the 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and authority. औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। Through the 18th century, the conflict between them and the East India Company intensified. और उसके बाद उनके बीच में जो है विवाद बढ़ गया। The Nawab refused to grant the company concession and demanded large tributes and denied to right to mint coin and stopped it from expanding its fortification. तो जो right to trade है उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। पेंशन जो है मनी की डिमांड करने स्टार्ट कर दी, अगर यहाँ ट्रेड करना तो आपको रिवेन्यू पे करना होगा, और फोर्टिफिकेशन भी रोक दिया था।
They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue. यानी बंगाल का जो बहुत सारा रिवेन्यू है या लॉस ऑफ रिवेन्यू है वो ब्रिटिश कंपनी की वजह से हो रहा है, एंड ऑल्सो अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टैक्स पे टैक्सेज एंड राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ह्यूमिलेटिंग देम एंड देयर ऑफिशियल। तो कंपनी उनको जो है एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, राजा या नवाब की बातों को न मानकर। ऑन द अदर हैंड कंपनी डिक्लेयर्ड दैट इट्स ट्रेड वाज गेटिंग रून्ड बिकॉज ऑफ अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल। तो कंपनी को ये लग रहा था कि नवाब की अनजस्ट डिमांड यानी जो पूरी नहीं की जा सकती और जो सही नहीं है उनकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। And it believed that the trade could only flourish if the duties were removed। और उन्हें लगता था अगर टैक्सेस हटा दिए जाएंगे, ड्यूटीज हटा दी जाएगी, तभी ट्रेड बेनिफिशियल होगा। टू एक्सपेंड ट्रेड इट वांटेड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्स। तो वो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए विलेजेस में अपने जो है फोर्टिफिकेशन करना चाहते थे और फोर्ट बनाना चाहते थे। Now the question 6th. How did the assumption of Diwani benefits the East India Company? तो दीवानी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट हुआ? The Diwani rights to the East India Company benefited in the several ways। बहुत सारे उसके रीजन्स हैं किस तरीके से उसको बेनिफिटेड किया। फर्स्ट पॉइंट, The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal। बहुत ज़्यादा उसको revenue मिल गया बंगाल से। The East India Company monopolized the trade and began direct plunder of India's wealth। तो मोनोपोली राइट्स के थ्रू इंडिया से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वहाँ लेके जा रहे थे। Revenue from Indian financed company expenses। These revenue were used to purchase the cotton silk textile in India and maintain the company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Kolkata। तो जो रिवेन्यू इंडिया से मिल रहा था उसी पैसे से इंडिया से कॉटन को खरीदा जा रहा था, सिल्क को खरीदा जा रहा था, यहाँ जो उनकी आर्मीज वगैरह थी, ट्रूप्स वगैरह थी, उसको पेंशन वगैरह भी दी जा रही थी। द कंपनी यूज्ड its political power to monopolize trade and direct terms, and they could impose their own prices and had no religions to the cost of production। The company used revenue of Bengal to finance export of Indian goods। तो डेफिनेटली इंडिया से जो गुड्स बाहर भेजा जा रहा था उसके लिए भी कंपनी उस पैसे को यूज कर रही थी। Dear student, rest of the question number 7th, 8th and 9th we will discuss in the NCERT part solution second।